हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य अध्ययन पीवाईक्यू सेशन पार्ट 49। आज का जो सेशन होगा जीएस पीवाईक्यू का, इसमें पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार हर दूसरी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। बाकी देखिए, पीवाईक्यू सेशन के साथ साथ मैं यूट्यूब चैनल पे आपको करंट अफेयर्स, एग्जाम डोज, स्पेशल फैक्ट क्लासेस और अन्य क्लासेस भी उपलब्ध करा रहा हूँ। आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सेशन आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सभी सेशंस को आप फॉलो कीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन पे आगामी ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा जो कि बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। बाकी जीएस, उत्तराखंड जीके, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, इन सभी के लिए आपको एक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट का कोर्स भी अवेलेबल कराया गया जिसमें आपका चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज कराए गए विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन, वो भी बाइलिंगुअल है। एक सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और दूसरा ग्रुप सी के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज जल्दी ही प्रारंभ होगी। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करेंगे। जीएस पीवाईक्यू टेस्ट 49 पहला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपने। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वोट देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी आज के पीवाईक्यू होंगे ये हर दूसरी परीक्षा में पूछे जाते हैं, भले स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम जहाँ पर जीएस में पॉलिटी है तो वहां पर आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के। डायरेक्ट हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसने मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है, ये था आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 का, इसने ये प्रावधान किया जिसमें फिर एज जो की गई कम करके 18 वर्ष की गई। पहले इससे पूर्व तक वोट देने की जो उम्र थी 21 वर्ष थी। ठीक है, अब आज देखते हैं आप वर्तमान में 18 वर्ष है। 18 वर्ष के जब आप हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सेशन आयोजित किए गए थे? तो टोटल देखिए कितने सेशन यहाँ पे आयोजित किए गए थे भारतीय संविधान के समय। तो संविधान सभा ने इसके लिए 11 सेशन आयोजित किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 11 सेशन हुए थे टोटल। और इस सेशन में देखिए आपका ध्यान रखेंगे, संविधान का जो प्रारूप था ड्राफ्ट बनाने पर 114 दिन तक आप क्या चली थी, बहस हुई थी, यानी कि डिबेट हुई थी। ठीक है, यानी कि जब संविधान बनना था, जो 11 सेशन हुए इसके दौरान ड्राफ्ट बनने पर, संविधान का जो ड्राफ्ट बनना था उस पर 114 दिन तक बहस चली थी। ध्यान रखेंगे, जो भारत का संविधान था वो कितने टाइम में पूरा हुआ? तो भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह और 18 डेज। ठीक है, 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर पूर्ण हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तो जो ये किताब है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ, इसमें देखिए हमारा ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसको लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, तो ग्रेनविले जो ऑस्टिन है ये एक अमेरिकन इतिहासकार रहे हैं और भारत में देखिए इन्होंने संविधान पे, जो संविधान का लोकतांत्रिक पहलू है, इस पर विश्लेषण वगैरह किया और इसी संदर्भ में इनकी एक किताब आती है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली। ठीक है, एक राष्ट्र का स्तंभ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आपने। और ग्रेनविले ऑस्टिन से और भी काफी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, खासकर जो लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम होते हैं वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो अच्छे से देखना आपने क्या क्या स्टेटमेंट इनकी है और क्या क्या बातें इन्होंने बोली हुई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, वाद से भी एक क्वेश्चन आजकल आपका पूछा जा रहा है, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वाद है। क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अस्तित्व को अमेरिका के संविधान की तरह नहीं करता है और न ही इसे अमेरिकी संविधान की भांति आधारभूत संरचना का भाग या नींव का पत्थर मानता है। यह कथन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किस वाद में दिया था? बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये आपका वर्डिक्ट आया था, ये आपका स्टेटमेंट आई थी, ये था राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद 1955। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्यवाद। ठीक है, इस वाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान में अमेरिका का जो संविधान है उसकी भांति शक्तियों का कठोर पृथक्करण
नहीं अपनाया गया है। यहाँ पर सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग नहीं है, बल्कि ये चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी कि नियंत्रण और संतुलन पे काम करते हैं। आप देखते हैं ना, ये तीनों आपस में एक हिसाब से जुड़े हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हालांकि न्यायपालिका को हम स्वतंत्र रखते हैं, लेकिन कार्यपालिका और जो हमारे विधायिका है, इसको आप देखते हैं कि इनके बीच में क्या है, आपका नियंत्रण और संतुलन है। तो अमेरिका का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अमेरिकी संविधान में क्या होता है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है, यानी कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। एक ये वाद भी काफी पूछा जाता है आपका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आपका केस था, संविधान की जो आधारभूत संरचना है उससे संबंधित था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया क्या था ये वाद। मैंने देखिए जीएस स्पेशल फैक्ट क्लासेस में भी आपको कराया है। भारत में जो चर्चित वाद रहे, जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद क्या था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद क्या था, इसके अलावा मैंने मेनका गांधी वाद के बारे में आपको बताया, शाहबानो वाद जो हमारा था, ये सभी केसेस के बारे में आपको बताया। उसको आप देखिएगा वीडियो को, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास की, तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से कौन संविधान की प्रारूप जो समिति थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन नहीं थे। तो ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें डॉक्टर के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, अध्यक्ष जो थे आपका भीमराव अंबेडकर जी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये भी कई बार पूछता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, हर बार दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। जो भारत की संविधान सभा, इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। ठीक है, अच्छे से याद रखना आपने, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वाद में अवधारित किया गया कि संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए कौन सा वाद था जिसमें ये आपका अवधारित किया गया, जो हमारा संघवाद है, संघवाद जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो कौन सा वाद था ये बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1994 का जो ये वाद था, इसमें ये बताया गया कि जो हमारा संघवाद है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो बोम्बई बनाम भारत संघ जो 1994 में वाद हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संघवाद जो है वो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का वितरण भी संघीय ढांचे के विभिन्न हिस्से के अंतर्गत आता है, और किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात बोली गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। चलिए अगला देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो बताना है, देखिए हमारा जो संविधान है इसका एक संघीय लक्षण दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं होगा। देखिए कुछ क्वेश्चनों में यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग नहीं हो पाई, कई बार मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वालों को इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है आपको नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो इसमें अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारतीय गणतंत्र के संघीय मतलब गणतंत्र संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, देखिए कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा जब इसको नियुक्त किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति आप जानते हैं वो केंद्र सरकार के ही अधीन होता है। एक हिसाब से केंद्र सरकार का सबसे बड़ा सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। तो ये जो व्यवस्था है वो संघीय ढांचे में केंद्र की सत्ता का प्रभाव दिखाता है, जबकि अन्य जो लक्षण है जैसे लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका डिवीजन ऑफ पावर्स है, इसके अलावा हमारा द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है, ये सभी हमारे संविधान का संघीय लक्षण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना वो आपका एक एकात्मक विशेषता है, ठीक है, यूनिटरी व्यवस्था है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना किसके अंतर्गत आता है? तो जो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो हमारे माइनॉरिटीज हैं, तो माइनॉरिटीज को जो उनके द्वारा शिक्षण संस्थाएं यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित की जाती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान का आर्टिकल 30 मेंशन करते हैं, अनुच्छेद 30 में मेंशन है, ठीक है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 29 30 है, दोनों अनुच्छेद हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 दोनों है। तो इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों की जो विशिष्ट भाषा है, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करना, ठीक है। तो जैसे हम माइनॉरिटीज में देखते हैं कौन आता है, जैसे मुस्लिम आते हैं माइनॉरिटीज में आते हैं, तो वो अपनी जो उनकी विशिष्ट भाषा है, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर दूसरे एग्जाम में बनता है, गारंटीड। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका किसमें मेंशन किया गया है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब भैया है क्या संवैधानिक, जो हमारा संवैधानिक उपचार क्या है मतलब संविधान में, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये हमारा आर्टिकल 32, और इसको बोला है संविधान की आत्मा, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, संविधान की आत्मा किसने बोला है इसको, इस आर्टिकल को? तो ये आपका बोला है भीमराव अंबेडकर जी ने, इस आर्टिकल को बोला है संविधान की आत्मा, ठीक है। अब क्यों बोला है आत्मा, ये भी समझ लीजिए। जो भारत का आर्टिकल 32 है संविधान का, तो इसमें देखिए जो हमारे संवैधानिक हमको अधिकार दिए गए, यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और ऐसे राज्यों में हमको मिलता है आर्टिकल 226, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं ये। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा का है, यानी कि जब भी किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार हमको मिलता है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय में नहीं जाना हमने, या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन कर रहा है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो कहने का मतलब जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट, लेकिन फॉरेनर्स को ये दिया नहीं जाता है, ठीक है। जो विदेशी नागरिक हैं उनको प्राप्त नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो कि आपका किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में है ना ये, अनुच्छेद 19। तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है, ये नागरिकों को आपका वाक स्वतंत्रता देता है, जिसके तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक आपका सम्मेलन का अधिकार देता है, संघ या समिति बनाने का अधिकार देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार देता है, जहां भी आप जा सकते हैं भारत में, कहीं भी भारत में आपका निवास का अधिकार कर देता है, कहीं भी आप भारत में जाकर निवास कर सकते हैं अगर आप भारत के नागरिक हैं, और भारत के किसी भी जगह में जाकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ये हमारे केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे देखिए विदेशियों को दिए गए विकल्पों में विधि के समक्ष समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो देखिए हमारा जो संविधान है, तभी हमारा जो संविधान है अपने आप में एक यूनिक संविधान है, जो विदेशी नागरिकों को भी इतने अधिकार प्राप्त कर रहा है। केवल विदेशी नागरिक यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, जैसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की हमको स्वतंत्रता है, हो सकता है हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोले या हम किसी के अगेंस्ट बोले और हम धरना प्रदर्शन करें, लेकिन विदेशी ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, ये राइट उनको नहीं दिया गया। वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में इनमें से कौन सा निलंबित नहीं होता? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन
सी इसमें राइट आंसर है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, जो हमारा जीने का अधिकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसी में आता है। और इसको जब भी मान लीजिए देश में कोई आपातकाल लगे, राष्ट्रीय आपातकाल हमारा लगता है, तो नेशनल इमरजेंसी के समय भी इसको हम और जो है निलंबित हो सकते हैं, और भी हमारे खत्म तो नहीं किए जा सकते, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में अन्य राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है, बट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी से भी नहीं छीना जा सकता, वंचित ही नहीं किया जाता किसी को। क्लियर? चलिए अगला देखिए, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्न में से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो जो हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसमें से क्या चीज थी जो जोड़ी गई थी दिए गए विकल्पों में से? तो इसका राइट आंसर है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन यानी कि अनुच्छेद 43B इसमें जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो हमारी सहकारी समिति है उनके क्रियान्वयन के लिए ये आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था, ताकि सहकारी समितियों का प्रचार के संबंध में एक बहुत अच्छे से इसको लागू किया जा सके, तो ये आर्टिकल नया इसमें फिर जोड़ा गया था। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो देखिए हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आपने देखा होगा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि जो हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी किसके लिए बनाई गई थी? तो ये मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए इस समिति को बनाई गई थी। जब मूल संविधान बना था ना, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी कि जो हमारा संविधान जब बना था तो उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। इसके लिए भैया आपका क्या किया गया, 1976 में आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, और उसके बाद इसको संविधान के भाग 4A में, भाग 4 में रखा गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और आर्टिकल इसके लिए बनाया गया 51A या 51 क, ठीक है, 1976 में बनी थी समिति, ये याद रखना। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आर्टिकल ये बोलता है कि राज्य अपनी सार्वजनिक सेवाओं के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा, यानी कि जो जुडिशरी है वो आपका एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। कौन सा आर्टिकल इसके लिए प्रावधान करता है? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 50। तो भारत के संविधान में हमारे हैं डीपीएसपी, जिनको हम जानते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राज्य जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएंगे। तो सी आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा जा रहा है इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित, तो बताना है कौन सा यहाँ पर आपका असत्य कथन है। तो पहला देखिए, पूंजी का समान वितरण, दूसरा है भूमि और उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, तीसरा है सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, और चौथा है सभी के लिए अवसरों की समानता, ठीक है। तो असत्य पूछा है इसमें, फॉल्स कौन सा है? तो प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत दिया गया ना, समाजवादी सिद्धांत का मतलब तो समझते हैं आप, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ ये है कि समाज के लिए जो सभी चीजें हैं, बुनियादी चीजें समाज के लिए हो। तो पूंजी का समान वितरण इसमें शामिल है, पूंजी का समान वितरण होना चाहिए जिसके द्वारा क्या होगा, आय की असमानता की खाई बांटी जा सकेगी, ठीक है, उसको भरा जा सकेगा, इसलिए पूंजी का समान वितरण होना चाहिए। भूमि और उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, ठीक है, तो ये आपका इसमें शामिल है। सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, यानी कि जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करना, ये भी इसमें शामिल है। सभी के लिए अवसरों की समानता जो है इसमें शामिल नहीं है। तो प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल डी इसमें सही हो जाएगा, केवल जो 4 है, ठीक है, ये आपका सत्य नहीं है, ये असत्य है इसमें, ठीक है, ये कथन इसमें असत्य हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए अवसरों की समानता। इसका संबंध जो है ये आर्टिकल सभी के लिए अवसरों की समानता जो है अनुच्छेद 16 में वर्णित है, इसके लिए आर्टिकल बनाया गया स्पेशली, आर्टिकल 16, ठीक है, सभी के लिए अवसरों में समानता। चलिए अगला देखिए, किसने कहा था नीति निर्देशक सिद्धांत तो उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है?
तो इनमें से कौन थे भैया जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था? जो हमारे डीपीएसपी हैं, ठीक है, डीपीएसपी जो है ये आपका उद्देश्य और आकांक्षाओं की केवल घोषणा मात्र है। कहने का मतलब जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके गैर न्यायोचित चरित्र के कारण, क्योंकि इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता ना, इनको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो इसके कारण इसकी आलोचना की गई थी। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, ये बोला था किसने? केसी वियर ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके संदर्भ में देखिए हमारे एक व्यक्ति है केटी शाह, केटी शाह, उन्होंने भैया नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसकी तुलना एक बैंक के चेक से की है। ठीक है, जिसका और उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ऐसा चेक बोला है उन्होंने कि जिस चेक को भुनाने के लिए बैंक के संसाधनों की अनुमति चाहिए हमको, मतलब ऐसा चेक है, अपना चेक भी हमको भुनाने के लिए वहां पे ऐसी कंट्रोल वाली बात हो गई। और ऐसे भैया इस पे एक आपका एक और स्टेटमेंट आई है टीटी कृष्णाचारी की। टीटी कृष्णाचारी बोलते हैं भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। ठीक है, डीपीएसपी को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा था? ये टीटी कृष्णाचारी ने कहा था। और केसी वियर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और से एक धार्मिक उपदेश भी कहा था। डीपीएसपी को धार्मिक उपदेश भी कहा था किसने? केसी वियर जी ने। ठीक है, थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। एक तरफ देखिए आपके आर्टिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताइए कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले देखिए आपका आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 बोलता है आपका अवसर की समानता, जो अभी हमने डिस्कस किया, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 4। आर्टिकल 17 बोलता है आपका अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि बी का हो जाएगा 3। ठीक है, आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत, यानी कि टाइटल जो है उसको खत्म किया जाए, जो टाइटल्स दिए गए हैं। और आर्टिकल 21A है जो आपका, इसमें शिक्षा का अधिकार ऐड किया गया था और इसको 2010 से लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार 21A में। ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे इनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल के तहत। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 4321। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है इसमें ये बताना आपने। सबसे पहले देखिए आप पहली अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? तो प्रथम अनुसूची आपका राज्य एवं संघ शासित प्रदेश और उनके विस्तार से संबंधित है। ठीक है, तो पहले का तो हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 8वीं अनुसूची, ए का तो हो जाएगा 1। 8वीं जो अनुसूची है आपकी, 8वीं अनुसूची भारत की जो भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त उनसे संबंधित है, यानी कि बी का हो जाएगा 3। 10वीं अनुसूची क्या प्रावधान करती है? तो सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है, प्रावधान करती है, यानी कि दल बदल से संबंधित प्रावधान इसमें रखे गए हैं, तो सी का 4 हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों का वर्णन करती है। पंचायतों की शक्ति यानी कि 11वीं अनुसूची जो है हमारी, जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 1 3 4 2। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्न विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार किससे संबंधित है? तो गांधी जी की जो सोशल आइडियोलॉजी थी, तो गांधी जी की जो सोशल आइडियोलॉजी थी वो किस पे बेस्ड थी दिए गए विकल्पों में? अस्पृश्यता निवारण, यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करना चाहते थे। सांप्रदायिक एकता, ठीक है, यानी कि रिलीजियस यूनिटी। सांप्रदायिक एकता का मतलब यह है कि जो धार्मिक फूट थी उसको खत्म करना और रिलीजियस यूनिटी होनी चाहिए। महिलाओं की दशा सुधार, यानी कि वुमेन इंपावरमेंट इसको कह सकते हैं। ठीक है, महिलाओं का सुधार करना या उनको सशक्तिकरण करना। तो गांधी जी का जो सामाजिक विचार था इन सभी से संबंधित है, ए बी सी तीनों ही सही है इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, तो गांधीवाद जब हम पढ़ते हैं, गांधी जी को बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत चीजें आपको पता चलेंगे। गांधी जी भी चाहते थे कि भारत जो है गांवों में बसता है, यानी कि भारत का जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है गांधी जी ने उसको भी सपोर्ट किया था। इसके अलावा गांधी जी जो गांव का ग्रामोद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसको भी सपोर्ट करते थे, है ना। तो गांधी जी को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। आजकल जो आपका पेपर बना रहा है आयोग, वो अब केवल वन लाइनर मोड में नहीं है, वो रटने से नहीं निकलेगा। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जीएस के, उत्तराखंड जीएस, जीके के, सामान्य हिंदी के, रीजनिंग के, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे भैया, नहीं तो बहुत मुश्किल है।
इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। भले 1-2 घंटे पढ़ें, एक चैप्टर ही क्यों ना कर पाए एक दिन में, पूरा एक चैप्टर भी खत्म करेंगे लेकिन बहुत प्यार से और अच्छे से कवर करेंगे तो बहुत लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। बाकी हमेशा की तरह दोस्तों बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।